नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक तथ्य लेके प्रस्तुत प्रस्तुत हुआ हूँ। वो तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं पर जानना बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं। आज हम उत्तर भारत के अंदर अधिकतर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा जो आज स्कूलों के अंदर, अखबारों में चारों तरफ हमको वही दिखाई देती है। भारत के कई राज्य, बेशक चाहे वो हिंदी भाषी ना भी हों, जैसे कि गुजरात, जैसे कि बंगाल, पंजाब, पर वहाँ पे हिंदी समझी जाती है। ज़्यादा प्रचलन में नहीं है पर हिंदी समझी जाती है। पर ये जो हम आज हिंदी बात करते हैं, इसका इतिहास इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। पर ये सबको पता है कि हिंदी इतनी पुरानी भाषा नहीं है। प्राचीन समय में प्राकृत, पाली, संस्कृत, इन भाषाओं का प्रयोग होता था। तो ये सवाल हमारे मन में आ सकता है कि सबसे पुरानी इस हिंदी के अंदर साहित्य कौन सा है, या फिर लिटरेचर कौन सा था हिंदी भाषा का, जिससे हम हिंदी भाषा को लोकाचार की भाषा में जानना शुरू किया। दूसरा सवाल मन में ये भी आ सकता है हमेशा की तरह कि जो हिंदी है उसकी प्रारंभिक जो रूप था, जो स्टार्टिंग के अंदर जो उसका स्वरूप था, जो हिंदी भाषा का, वो आज हम जैसा यूज करते हैं क्या वैसा ही था? क्या वैसे ही लिखी जाती थी जैसे कि आज हम लिखते हैं? तो इन्हीं सब सवालों को जानने का मुझे भी बहुत मन था। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, थोड़ा पढ़ा, और इन्हीं सब सवालों के जवाब लेके मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ। पर सवालों के जवाब देने से पहले मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। तो शुरू करें। क्या आप जानते हैं ये पिक्चर कौन सी है? घोड़े पे कौन बैठा है, उनके साथ कौन बैठी है? ये क्या चित्र है, किस चीज को प्रस्तुत करता है? आजकल बड़ा प्रसिद्ध है ये चित्र, क्योंकि 2022 के अंदर एक फिल्म आने वाली है, उसका चित्र है ये, जिसमें अक्षय कुमार और हमारी 2000 कुछ साल पहले जो मिस वर्ल्ड बनी थी, मानुषी छिल्लर जी, वो दिखाई दे रही है। पर सवाल का जवाब ये नहीं है, और आप, मुझे पता है कि आपको ये देख के मेरे ऊपर गुस्सा भी आया होगा। आप बड़े बड़े वादे करते हैं पर आप दिखा कुछ और रहे हैं। आपका मन भी कर रहा होगा कि मेरे ऊपर टमाटर फेंके, या फिर मेरे को बंद ही कर दे, वीडियो को कहीं और चले जाए। पर रुकिए ना, रुकिए जरा। मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, आप जानिए कि आप इनको तो पहचानते ही होंगे। ये कौन है? नहीं पहचानते? अगर आप राजस्थान के हैं, या फिर हरियाणा, या फिर उत्तर प्रदेश के हैं, तो ज़रूर आपने इनका नाम ज़रूर से सुना होगा। जी, इनका नाम है चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के एक बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही वीर योद्धा रहे हैं महाराज पृथ्वीराज चौहान। ये उनकी मूर्ति है। पर और इसकी अगली जो मूर्ति है, अगली जो तस्वीर है, आप इनको, मुझे नहीं लगता कि आप जानते होंगे। पर इनका, आज पृथ्वीराज हमारे कहानी के नायक ना होके ये हमारे नायक जी। इनका नाम है चंद्र बरदाई, या फिर चांद बरदाई। चांद बरदाई सुना सुना तो लगता है, क्या बात, शायद सुना भी हो, पर ये है कौन, और आज हम इनके बारे में बात क्यों करने वाले हैं? देखिए, चांद बरदाई या फिर चंद्र बरदाई, ये पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे, या फिर दरबारी कवि जिनको बोलते हैं, वे थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की एक जीवनी बोलते हैं वो लिखी है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान की जीवनी को अधिकतर माना जाता है, पर अधिकतर इतिहासकार इसको वो ऐतिहासिक दर्जा नहीं देते। वो बोलते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कल्पनाएं गढ़ी गई हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं दिखाई देता। इसका एक वो कारण सीधा सीधा ये देते हैं कि
इसके समकक्ष जो और किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि कश्मीर से पृथ्वीराज विजय, और एक दो जो मुस्लिम जैसे अकबरनामा और बाबरनामा, इनमें जो लिखी गई हैं, पृथ्वीराज का जिक्र किया गया है, वो मेल नहीं खाता है जो पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो के अंदर संयुक्ता का हरण, पृथ्वीराज रासो का पृथ्वीराज रासो में जैसे कि जो कन्नौज के राजा, जिनको आज एक अपमान की नज़रों से जिनका नाम यूज होता है, जयचंद, उनके बारे में लिखा गया है। पर जो और अधिक, जो और समकक्ष जितने भी लिटरेचर हैं, उनके अंदर वो नाम नहीं आता। तो अधिकतर ये पुस्तक बहुत विवादों में रहती है। हम आज इस पुस्तक के बारे में बात नहीं करेंगे, आज इस पुस्तक के अंदर जो लिखा गया है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है कि किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या उसका ऐतिहासिकता है या नहीं, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर आज मेरा जो मेन मकसद है कि वो इसके हिंदी लिटरेचर के विकास के ऊपर है, कि ये इसको सबसे पुराना हिंदी काव्य संग्रह या फिर हिंदी महाकाव्य बोला जाता है। तो क्या इसकी प्रारंभिक रूप था, कैसे ये आज के टाइम पे कितना चेंज आया है, कितना फर्क पड़ा है, मेरा आज का मकसद वो है जानना। मैं इसके बारे में मैंने रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद में एक पर्सन जिसकी छवि मेरे सामने उभर कर आई, वो थे जॉन बेयर्न्स। जॉन बेयर्न्स जो एक बाहर से ब्रिटिश राज के दौरान इंडिया में आईईएस या फिर एक सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस के लिए आए ब्रिटिश राज के दौरान। और सबसे पहले ये आए, इनका पंजाब के अंदर इन्होंने सर्विस दी, और उसके बाद ये उड़ीसा और बंगाल में कार्यरत हो गए। इन्होंने भाषाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और काफ़ी सारे निष्कर्ष निकाले। इन्होंने अपनी हिंदी भाषा की रिसर्च पेपर, सबसे पहला जो रिसर्च पेपर था, इन्होंने इंडियन एंटिक्वेरी, जो कि एक सालाना पब्लिकेशंस सन 1872 से 1900 मध्य 1900 तक चली थी, वो एंटिक्वेरी एक एनुअल पब्लिकेशन के अंदर इन्होंने अपना रिसर्च पेपर दिया, जो कि वॉल्यूम 1 का पहला ही रिसर्च पेपर है। जब और उस वॉल्यूम का नाम है कि द कंटेम्प्रेरी यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ऐसा करके उन्होंने एक वो दिया, रिसर्च पेपर दिया। उस रिसर्च पेपर के अंदर जब हम ध्यान से देखते हैं, जब हम उस रिसर्च पेपर का अध्ययन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि उन्होंने साफ साफ एक चीज लिखी हुई है कि जो हिंदी पोएम एग्जिस्ट करती है जो अर्लीस्ट, वो हम मानते हैं कि चांद बरदाई के द्वारा लिखी गई। चांद बरदाई के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो को सन 1872 के द्वारा ये पब्लिश इस एंटिक्वेरी के अंदर, वो बोलते हैं कि ये सबसे पहली हम हिंदी लिटरेचर की पुस्तक मान सकते हैं। उसके अलावा वो इस रिसर्च पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताते हैं कि कैसे हिंदी प्रारंभिक रूप में चांद बरदाई द्वारा लिखी गई थी, कैसे वो आज की हिंदी से अलग है, और कैसे उस समय भी हिंदी लिटरेचर के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, जबकि जैसे कि और किसी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिया जाता था। उसके भी कारण भी बताते हैं, जैसे कि वो एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक चांद बरदाई के द्वारा लिखी गई एक छंद का अलग अलग भागों से लिए गए कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, जिसके अंदर से सबसे पहला जो एग्जाम्पल वो देते हैं वो ये देते हैं, छत्र गंधम। अगर हम एक इस चीज को समझें तो आप देखने पे एक बार समझ पाएंगे कि उस समय हिंदी लिखी कैसे जाती थी। अगर मैं आपको सबसे पहले पहले बताऊं कि ये हिंदी है, तो आप शायद मानेंगे नहीं, बोलेंगे ये संस्कृत है, क्योंकि हिंदी के अंदर हमें आदत है कि दो शब्दों के बीच में स्पेस होता है, दो शब्दों के बीच में जो विराम होता है, तभी हम दूसरे शब्द के ऊपर बढ़ते हैं। पर यहाँ पे जब हम देखते हैं कि ये तो पूरा एक शब्द ही है, और ये एक शब्द नहीं है, ये अलग अलग पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य है, पर स्पेस ना होने की वजह से ये एक शब्द की तरह दिखाई देता है। तो
उन्होंने, और एक आज आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि बिना स्पेस के चीज़ों को समझना मुश्किल हो सकता है। तो जॉन बीम्स भी इसी बात को दोहराते हैं अपने रिसर्च पेपर के अंदर, और वो एक एग्जांपल देते हैं, जो एग्जांपल है ये वाला। अब वो इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से देते हैं, बोलते हैं कि छत्रम जा मदगम धरा, ये चांद बरदाई जब सरस्वती वंदना करते हैं तब ये वाले शब्द यूज करते हैं, छत्रम जा मदंगम धरा। तो वो बोलते हैं कि अगर हम इस तरह से इसको पढ़ें, अगर हम इस तरह से इसको पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये सरस्वती के बारे में बता रहे हैं कि छत्रम जा मदगम धरा, मतलब जो जिनके सिर के ऊपर छत्र है, जिनके सिर के ऊपर छत्र है और जो मृदंग को धारण किए हुए है, ऐसी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। वो उसको पता चलता है ऐसा हो सकता है। पर अगर हम इन्हीं शब्दों को ऐसे बांट देते हैं, छत्र जा मद गंध राग रुच्य, जो कि पूरा सेंटेंस है, मतलब जिसके सिर के ऊपर छत्र है और जिसको जिसके अंदर से मद की गंध आती है या फिर बहुत ही मधुर स्मेल आती है और जो बहुत सुंदर राग उनको पसंद है, ऐसी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आप समझिए कि जो हिंदी के प्रारंभिक रूप है वो बहुत ज्यादा चेंज आया है आज के टाइम पे। तो आप बोलेंगे कि कारण क्या है इस चीज का, मतलब क्या कैसी चीजें हुई हैं। तो इसका एक कारण आप ये बता सकते हैं कि जो प्रारंभिक लेखन है वो अधिकतर पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया नहीं जाता था। उसका मुख्य प्रयोग होता था कि आप गाने या फिर नृत्य गायन के अंदर उसका प्रयोग कर सकें। तो उसमें जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट या फिर उसके अंदर क्लियर होता था कि ये किसके बारे में बात हो रही है, तो वो यूज उस हिसाब से होता था। जैसे कि अब ये जो रासो लिखा गया है ये अधिकतर एक फोक सॉन्ग की तरह आज भी राजस्थान के अंदर गाया जाता है, तो वो उसी तरह से यूज में लाने के लिए गया था, तो उसके अंदर स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर आज के टाइम में हम अगर इस तरह के चीजों को यूज करेंगे तो शायद हमें समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो ये जो पहला महाकाव्य है ये एक बताता है कि हाँ हमने हिंदी साहित्य के अंदर या फिर हम किस हद तक आगे बढ़े हैं या फिर कैसे कैसे हम एक प्रगति नहीं, एक अपने उसके अंदर चेंज किया है हमने। तो जैसे कि हमने शुरुआत की थी तो हमने पूछा था कि अ, ये कौन सी अ, जो महाकाव्य है वो सबसे पुराना है। तो उसका सीधा सीधा जवाब है कि पृथ्वीराज रासो एक बहुत पुराना और सबसे प्राचीन अभी तक का महाकाव्य है हिंदी साहित्य का। रिसर्च होती रहती है, आपको कोई पुराना और मिल जाएगा, वो बात दूसरी है। अभी के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।